हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो हमारी काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में होने वाली है, जैसे कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि दीदी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर कैसे पढ़ाई करें, कैसे नहीं करें, या फिर हम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो ये सारी टॉपिक्स पे हमारी बात होने वाली है और इस टॉपिक पे बात होने वाली है कि किस तरह से हम अपनी बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने अपने एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया था, जिसके बेसिस पे मैंने खुद सिलेक्शन लिया है और आज मैं एज़ अ टीजीटी टीचर हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप भी सिलेक्शन ले पाएँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपके नोट्स, आपके पीवाईक्यूज़ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट भी की है, तो हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन का ईयर है, तो आपके एग्ज़ाम जो टीआरई 4 है, वो तो ज़रूर होगा। हो सकता है मे बी इलेक्शन से पहले भी, बट मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि इलेक्शन के बाद हो। तो अगर उस तरह से आइडिया लगाया जाए, तो आपके पास अभी 3 महीने हैं अराउंड। तो अगर 3 महीने हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने अभी से भी स्टार्टिंग कर दिया और आप डेली 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। देखिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई जो है वो इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, साल भर हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, डज़न्ट मैटर, वो उतना मैटर नहीं करता है, बट लास्ट में जो हमारा टाइम है, अगर हमने वो अपना प्रोडक्टिव कर दिया, हमने मतलब उसको पूरा-पूरा समय दे दिया, तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई ज़रूर कीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, या फिर घर के बहुत सारे काम होते होंगे, जैसे कि मैं कमेंट्स में देखती रहती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इसी तरह से अपना सिलेक्शन लिया है। मैं भी जॉब करती थी और मुझे भी घर के भी काम रहते थे, तो इस तरह से मैंने भी किसी तरह से टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को किया है। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, जो भी आपके घर के काम हैं, उनको आप प्रायोरिटी मत दीजिए। प्रायोरिटी आप अपने काम, अपनी पढ़ाई को ही दीजिए। क्योंकि देखिए, घर के काम जो है वो आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे, वो काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी पढ़ाई या फिर आपका काम। देखिए, काम आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं ये जानती हूँ कि जो आपको लगे जितने से आपका काम चलने वाला है, या जो बेसिक काम है जितने से करके आप अपना काम चला सकते हो, सिर्फ़ आप घर के उतने ही काम कीजिए। और अगर आप कहीं वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो उस तरह से अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने 4 से 5 घंटे की ड्यूटी की, या 6 से 7 घंटे की ड्यूटी की, तो उससे पहले का जो टाइम है, मॉर्निंग का जो टाइम है, आप थोड़ा पहले उठ जाइए, थोड़ा पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। या फिर शाम को मान लीजिए आप काम से आते हैं, तो 1 आध घंटा रेस्ट करने के बाद में फिर से आप काम में लग जाइए, फिर से आप पढ़ाई में लग जाइए। और इस तरह से क्या होगा कि जब आप पढ़ाई में लग जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इतना टाइम आपने अपने जॉब में दिया है, और बाकी का टाइम जो है वो आपको अपनी स्टडीज़ में यूटिलाइज़ करना है। इसी तरह से जो लोग घर पे रहते हैं, या जिनके पास घर का काम है, मैं ये बोलूँगी कि आप किसी तरह से अपने घर के काम को निपटाइए। मतलब एक तरह से उनको उसको निपटाना ही कहेंगे। आप अपने घर को काम को निपटाइए, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। आपकी प्रायोरिटी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि घर का काम। घर का काम तो आप करते रहेंगे आगे-पीछे करके, जैसे-तैसे वो होता ही रहेगा। और आप घर के काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपके घर में जो लोग हैं, जो भी पर्सन हैं, उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि थोड़ा-थोड़ा काम सब लोग कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपका काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, और आपको आपकी पढ़ाई के लिए समय मिल जाएगा। इसी तरह से मैं बोलूँगी कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है, और इसके साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका शेड्यूल। आपको टाइम टेबल अपना ज़रूर बनाना है। टाइम टेबल इसलिए बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपको खुद भी नहीं पता कि आप टाइम टेबल जब फ़ॉलो करने लगेंगे ना, और आप देखेंगे कि जब आप टाइम टेबल अपना, अगर आप अपने टाइम टेबल का 80% भी फ़ॉलो कर पा रहे हैं ना, मान लीजिए आपने 15 से 20 दिन भी 80% भी फ़ॉलो किया, तो आपको खुद एक अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, मतलब आपने काफ़ी सारा सिलेबस कवर अप कर लिया, और फिर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी ना, कि आपको वो जुनून आ जाएगा कि हाँ, अब मुझे तो बाकी सारा सिलेबस मेरा कवर हो ही जाएगा, या बाकी सारी चीज़ें मैं कवर कर ही लूँगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। अगर आपने इस तरह से अपना टाइम टेबल फ़ॉलो कर लिया, टाइम टेबल बना के, और क्या होगा कि जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे आप उठते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको पता होगा कि मॉर्निंग में आपको आज क्या पढ़ना है। मान लीजिए आप 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, आपने जो भी जिस हिसाब से भी अपना टाइम टेबल बनाया है, तो उस तरह से अगर आपने पढ़ाई की, तो आपको ये भी लगेगा कि आपने इतना सारा सिलेबस है,
ये आपको एक-एक दिन में कवर करना है और सुबह मॉर्निंग में उठे तो हमें क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें नाइट में क्या पढ़ना है। इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल प्रीफिक्स होगा और इस तरह से करके आप पूरा 1 मंथ का या फिर 15 दिन का भी ऐसे टाइम टेबल बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लिखिए कि इस टॉपिक को मुझे इस दिन कवर करना है, इस टॉपिक को मुझे इस दिन कवर करना है, इस टॉपिक को मुझे इस दिन कवर करना है। इस तरह से करके पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए और पूरे दिन के शेड्यूल जब आप बनाएँगे ना, तो आपको खुद बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आप में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, आप काफ़ी सारा सिलेबस कवर अप कर पा रहे हैं और क्या हो रहा है कि अब आपको मतलब ये भी नहीं हो रहा है कि आपको आलस नहीं लग रहा है, आपको लेज़ीनेस नहीं हो रहा है कि अब मैं क्या पढ़ूँ, अब आगे क्या देखूँ, फिर ये उठाया, वो उठाया। इस तरह से आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। आपको सब चीज़ें पता होंगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो आपका सिलेबस कितने दिन में कवर अप होने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाला है, वो है आपका कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो आपको अपना टाइमर लगा के पढ़ाई करनी है। देखिए टाइमर लगा के पढ़ाई करने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम रियलिटी में कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो बार-बार हमें ऐसा सिम्पटम्स देता रहता है कि मतलब हमें अब तो हमारी 4 घंटे पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा-सा हमें रेस्ट करना चाहिए, अब थोड़ा-सा हमें सो जाना चाहिए या थोड़ा-सा हमें घूम आना चाहिए। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो इस ये चीज़ें हमारे दिमाग में ना इसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइमर लगा के पढ़ें। जब हम टाइमर लगा के पढ़ेंगे ना तो हमें खुद पता चलेगा कि रियल में हम कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए बीच में अगर हम खाना खाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो टाइम भी हमारा पढ़ाई में काउंट कर लेते हैं हम। बट ऐसा नहीं होगा अगर आप टाइमर लगा के पढ़ेंगे। टाइमर लगा के पढ़ेंगे तो जब आप खाना खाने जाएँगे या टहलने जाएँगे या फिर कुछ भी और काम करने जाएँगे, तो आप टाइमर को ऑफ कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो रियलिटी है आपकी वो आपको पता चलेगी कि आप एक्चुअल में कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 3 घंटे भी पढ़ाई की तो आपको पता होगा कि रियल में हमने 3 घंटे आज पढ़ाई की है। वैसे क्या होता है कि दिमाग में कहीं न कहीं काउंटिंग होती रहती है, आज हमने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, आज हमने 6 घंटे पढ़ाई की और एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग उतनी देर पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि बीच-बीच में हम लोग कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। 10 मिनट हमको मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो हम उसको चेक करने लगते हैं या फिर किसी का कॉल आ गया तो उसमें कॉल भी रिसीव कर लेते हैं हम लोग। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बीच-बीच में होती रहती हैं जिसको हम अपनी पढ़ाई में ही काउंट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है हमें, हमें एक्चुअल टाइम को काउंट करना है कि जितने टाइम में हमने रियल में पढ़ाई की है। तो इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमर लगा के पढ़ना। और ये चीज़ें मुझे भी बहुत बाद में पता चली जब मैंने अपने स्टडीज़ स्टार्ट किया था, तो मुझे भी काफ़ी बाद में पता चली थी कि जब टाइमर लगा के हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में पता होता है कि हम कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी साइंस का कोई टॉपिक लिया, साइंस का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने टाइमर लगा के पढ़ा, तो मुझे कहीं न कहीं रहता है देखिए अभी मेरा इतना इतना टाइम बीत गया, अभी मैंने इतने मिनट स्पेंड कर दिए, मुझे कुछ भी कवर अप नहीं और एक स्पीड भी हमारी बनी रहती है। यकीन मानिए जब आप टाइमर लगा के पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं न कहीं देखेंगे आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब आपको लगेगा कि अब देखिए इतना टाइम चल रहा है, अब इतने टाइम में हमें ये चीज़ें कवर करनी ही करनी है, तो कहीं न कहीं एक स्पीड आ जाती है हमारी पढ़ाई में। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और आप खुद करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे। तो इस तरह से आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और इससे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा आप मतलब आपकी जो पढ़ाई हो रही है ना वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हो और चीज़ की नेक्स्ट थिंग की बात करूँ जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि हमें किस तरह से मतलब हमें क्या होता है कि कभी-कभी हमें डाउट होता है कि हम जो रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं या जिस टीचर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं या जो स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं या जो भी हम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है? कहीं न कहीं हमें डाउट होता रहता है कि हम इन टीचर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम सही रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या हम सही बुक्स को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी टीचर्स को अच्छे से फ़ॉलो करते हैं और उनके जो भी नोट्स हैं, उनके जो भी क्लासेस हैं, उसको कम से कम 10-15 बार रिवीज़न करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बजाए इसके कि आप काफ़ी सारे अलग-अलग रिसोर्स को देखें और इधर से बुक्स उठाएँ, उधर से बुक उठाएँ, काफ़ी सारी चीज़ों में आप उलझ जाओगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना है। आपको जिन आप रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो कर रहे हो और जिन बुक्स को फ़ॉलो कर रहे हो, आपको सिर्फ़ उस पे ही फ़ोकस करना है और उसको ही कई बार रिवीज़न करना है। जब आप उसको कई बार रिवीजन करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि काफ़ी सारे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमारा दिमाग उलझ जाता है और हमें खुद नहीं पता चलता है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम डाउटफुल हो जाते हैं क्योंकि हमने कई सारे रिसोर्सेज को फॉलो किया है, तो हम खुद डाउट में आ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कहीं न कहीं हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं होती है। उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप जिन भी
रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो उनको ही फॉलो करिए और उन पे ट्रस्ट करिए और उनके जो भी नोट्स हैं या उनकी जो भी क्लासेस है उनको बार-बार रिवीजन कीजिए। मेरा इतना मानना है कि कोई भी टीचर हो या कोई भी बुक हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएँगे तो एज़ इट इज़ आपको 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएँगे, नहीं। बट अगर आप उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवीजन करेंगे तो ये चांसेस है कि 80 से 90% या फिर 70 से 80% आपको जो भी उन्होंने उन टीचर्स ने पढ़ाया या उन बुक से जो भी आपने पढ़ा है, वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको इतना ट्रस्ट करना होगा और इस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप मतलब कई बार मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टक हो जाती है। मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये रिवीजन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका तो ये ऑप्शन होगा। आप तुरंत एक बार में देख के बता दोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, और मैंने भी यही किया था। पहले मैं भी यही करती थी, मैं एक बुक्स को पढ़ती थी, फिर उसको छोड़ देती थी, फिर दूसरी बुक्स उठाती थी, फिर उससे पढ़ना स्टार्ट करती थी। मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट मुझे बाद में पता चला, मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, तो उससे पता चला कि ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करने से या ज़्यादा बुक्स को फॉलो करने से ऐसा नहीं होता आपका सिलेक्शन हो जाता है, बल्कि कहीं न कहीं आप पज़ल हो जाते हो, आप उलझ जाते हो उन चीज़ों में। बल्कि बजाय इसके आपको क्या करना चाहिए कि आपको जिन भी रिसोर्सों को फॉलो कर रहे हो या जिन भी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और चीज़ें आपके दिमाग में स्टक हो जाएँगी। फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और इसके साथ-साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिवीजन। और रिवीजन मैं कहती हूँ आपको रिवीजन बार-बार रिवीजन करते रहना है। आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। देखिए एनसीईआरटी जो है वो सभी बुक्स का निचोड़ है। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया है तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा तो और कोई एग्जाम में और कुछ आता नहीं है। उसके साथ-साथ में आप 1-2 बुक्स कोई चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बट एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर योर एग्जाम। ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी को तो ज़रूर फॉलो करना है। इसके साथ-साथ में मैं बोलूँगी कि आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देने से क्या होगा कि हमें खुद के लेवल का आइडिया होता है कि हम कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, या किस पोर्शन में हम लैग कर जा रहे हैं, किस पोर्शन में हमारी कमी रह जा रही है, या फिर हमारा मतलब कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार हमसे गलत हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम उसे नोट डाउन कर सकते हैं और उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए या वो दूसरे टेस्ट में आ जाए तो फिर वो हमसे दोबारा रॉन्ग ना हो। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने सभी सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट और सभी क्लासेस की 1 to 5 हो गया या 6 to 8 हो गया या टीजीटी हो गया आपका 9-10, उसकी भी मैंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो अपने चैनल पे दे रखी है। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और बाकी आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। जो भी आप काफ़ी सारे कमेंट करते हो कि दीदी इकोनॉमिक्स का या फिर टीजीटी का या फिर कंप्यूटर साइंस का मुझे स्ट्रैटेजीज़ बता दीजिए। तो जो मेरे नॉलेज में था, मतलब जितना मैं आपको बता सकती थी जिन-जिन सब्जेक्ट का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। और बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो बस यही कहूँगी कि जो भी गर्ल्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा प्रेशर है, जैसे काफ़ी सारी गर्ल्स कमेंट करती हैं कि दीदी मेरे ऊपर शादी का प्रेशर है, पेरेंट्स मतलब फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए क्योंकि अब एज हो रही है। तो देखिए मैं मानती हूँ ये चीज़ें गर्ल्स के साथ में बहुत होती हैं, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और मैं बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ समझती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, वो चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस कर चुकी हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि गर्ल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें मतलब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास जो टाइम है, आपके पास मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सभी लोगों को इग्नोर कीजिए। जो बोल रहा है, देखिए वो बड़े हैं तो हम उन्हें जवाब तो नहीं दे सकते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आप उन्हें इग्नोर कीजिए, सिर्फ तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन कोई आपसे कुछ नहीं कहने आएगा। उस दिन आप जो चाहेंगी ना वो होगा आपकी मर्ज़ी का। इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ बार-बार कि आप सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद रेस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएँगी। तो आपका मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्शन, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप सभी बातों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी चीज़ों को इग्नोर करिए, घर के काम को प्रायोरिटी मत दीजिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अब जो आपके पास 3-4 महीने का जो भी टाइम है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि
ताकि आने वाली जो वैकेंसीज़ है, उसमें एक सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हो और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको खुद लगेगा कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ ईज़ी हो गया है, बहुत सिंपल हो गया है और आप अपनी लाइफ़ को अपनी तरीके से स्पेंड कर सकती हैं। तो मेरा यही मानना है और ये चीज़ें मैं जो मेरे साथ बीती हुई हैं, वो वही चीज़ें मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज़ है, उसमें एक एक सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।